यूक्रेन विद्रोह इलाकों को स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में मान्यता। तो यहाँ पर जो नक्शे के अंदर आपको दिख रहा है, रशिया, ये एक तरफ रशिया है और एक तरफ यूक्रेन है, और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन द्वारा यहाँ पर लुहांस और डोना डोनेटक टैक्स जो है, ये दो क्षेत्रों को यहाँ पर स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया है। जो रूस के संबंध में रूस के प्रतिनिधित्व को यहाँ पर बात कही गई है कि दोनों एक दूसरे के सामने रूस की तरह ही न्यूट्रल हैं रूस के साथ। और यहाँ पर देखें तो सामान्य अध्ययन GS2 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर यह बात कही जाएगी। द्विपक्षीय समूह और समझौते भारत के हितों में देश की नीतियों और राजनीतिक प्रभाव यहाँ पर सामान्यतः पूछने योग्य प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर यूक्रेन, उनके पड़ोसी देश, यूक्रेन संकट, रूस, डोनेट्स डोनेस्टक और लुहांस जो हैं, यहाँ पर मिन्स समझौता जो आपको हमने पहले भी बताया था, और OSCE और नाटो से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस के अगर देखें तो द्विपक्षीय संबंध और समझौते यहाँ पर बात आएगी। भारत के हितों पर देश के नीतियों और राजनीतिक प्रभाव, यहाँ पर यूक्रेन संकट तथा इसके भू राजस्विक प्रभाव यहाँ पर देखने को बताए गए हैं। ये है व्लादिमीर पुतिन, और आपको बता ही दिया गया कि यूक्रेन का किस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके देखते हुए यहाँ पर सारी चीज़ें सामने आई हैं। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की आशंका से उत्पन्न तनाव को समाप्त करने के लिए पश्चिमी देशों की ओर से किए गए आह्वान बावजूद रूस से पूर्व यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र डेंट्रास और लुहांस को यहाँ पर स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में मान्यता दे दी गई है। इनसे उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। सैन्य सहायता जो है वो रूस की मिल जाएगी। यह पश्चिम को एक सीधी चुनौती है और यह आशंका पैदा करता है कि रूस जो है यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है, और कर भी दिया है, ऐसा लगभग सामने आ ही रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से तनाव चरम पर है, क्योंकि रूस ने शीत युद्ध के बाद में सबसे खराब अगर संकट में से एक के रूप में यूक्रेन की सीमाओं पर 1,50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। इस घोषणा ने मिन्स के हस्ताक्षरित वर्ष 2015 के अंदर शांति जो पीस टीटी जो थी, समझौता था, उसको तोड़ दिया है, जिससे यूक्रेनी अधिकारियों को विद्रोही क्षेत्रों में व्यापक स्वशासन की पेशकश करने की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर रूस का मुकाबला अगर हम देखें यूक्रेन के साथ में, तो बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर रूस के पास में एक्टिव सेना जो है उसके अंदर 8.50 लाख यहाँ पर सैनिक हैं रूस के पास में। अगर इसका विपरीत में अगर हम देखें तो यूक्रेन के पास मात्र 2 लाख सेना है। और अगर पैरामिलिट्री फोर्स की बात अगर यहाँ पर की जाए तो रूस के पास 2.50 लाख पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जबकि मात्र यूक्रेन के पास 50,000 ही पैरामिलिट्री फोर्स है। डिफेंस बजट की अगर बात करी जाए तो 11.52 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर डिफेंस बजट जो होता है रूस का यहाँ पर हर प्रतिवर्ष किया जाता है। और यहाँ पर यूक्रेन का जो है वो 88.87 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ ही, मात्र बहुत ही एक बड़ा यहाँ पर अंतर दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर टैंक की बात की जाए तो 12,450 टैंक यहाँ पर रूस के पास में है, जबकि यूक्रेन के पास देखें तो 2,596 टैंक मात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। और अगर एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो 4,173 यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है रूस के पास उपस्थित हैं, जबकि यूक्रेन इस तुलना में देखें तो 300 मात्र 18 यहाँ पर एयरक्राफ्ट हैं, एक के बदले 4। इस तरह की प्रवृत्ति यहाँ पर रशिया के पास में है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 772 यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो रूस के पास में उपस्थित है, जबकि यूक्रेन के पास मात्र 69 ही यहाँ पर हैं। और अटैक हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए तो 544 अटैक हेलीकॉप्टर रशिया के पास में हैं, जबकि यूक्रेन के पास मात्र 34 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। और इसी के साथ अगर देखें तो नेवल जो नेवल फ्लिक्ट जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो यहाँ पर अगर उपस्थित हैं तो मात्र देखें तो 605 यहाँ पर 605 सबमरीन यहाँ पर उपस्थित है। और 38 यहाँ पर यूक्रेन के पास में मात्र उपस्थित है। युद्धपोतों की बात की जाए तो 11 युद्धपोत रशिया के पास है, जबकि यूक्रेन के पास मात्र एक ही युद्धपोत है। अगर सामान्य हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो 1,543 यहाँ पर सामान्य हेलीकॉप्टर रशिया के पास में उपस्थित है, जबकि 112 हेलीकॉप्टर ही यूक्रेन के पास है। एक बड़ा यहाँ पर डिफेंस के मामले में अगर देखा जाए तो एक तरफा यहाँ पर रशिया के पास में डोमिनेंस है, और यूक्रेन है जो यहाँ कमजोर दिखता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अमेरिका यहाँ पर यूक्रेन की सहायता के लिए आने से सख्त मना कर चुका है, क्योंकि वहाँ के
जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्लियर आके यह बात बोल दी गई है कि हम यूक्रेन के लिए अपना इस तरह का युद्ध नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर सामने आती है। रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने पूर्वी यूक्रेन में सेना भेज दी है और यूक्रेन के लुहांस और डोनेस्ट्रिक प्रांत के अंदर स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। मान्यता देने के बाद में पुतिन ने यह आदेश दिया कि इसे यूक्रेन पर हमला माना जाएगा। यूक्रेन पर हमला माना जा रहा है और अमेरिका और फ्रांस समेत कई देशों ने रूस से इस फैसले के खिलाफ यूएनएससी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर आपातकाल की बैठक बुलाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा यूक्रेन में आगे बढ़ रहे रूस की सेना को यहाँ पर रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रूस के पास में भी वीटो की पावर यहाँ पर उपस्थित है। तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ऐसी बातचीत चल रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर कितने मेंबर हैं, अगर ये बात देखें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अंदर कुल 6 यहाँ पर महत्वपूर्ण अंग हैं या 6 यहाँ पर सदस्य हैं जो यूएन में पूरी पावरफुल संस्थान को बनाए रखते हैं। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सुनिश्चित करना व संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने में मदद मिलती है। कुछ मामलों में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, बहाल करने के लिए यहाँ पर प्रतिबंध लगाने या बल उपयोग करने की सहारा ले सकती है। इसमें भी ये बात भी यहाँ पर डिस्कस की गई है। साथ ही साथ अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है उसकी अध्यक्षता हर वर्ष बदली जाती है। यह अंग्रेजी के अल्फाबेट के ऑर्डर के अनुसार होती है। उसी प्रकार रूस इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अभी वर्तमान में रूस इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अध्यक्षता है या फिर चेयरपर्सन है वो घूमता रहता है इस तरह से। इसके पास 5 स्थायी मेंबर हैं और एक जो होता है वो अस्थायी मेंबर होता है। इसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन जो है ये परमानेंट मेंबर हैं और 2 साल के लिए 10-10 यहाँ पर मेंबर्स जो होते हैं अस्थायी चुने जाते हैं। भारत, ब्राजील, अल्बेनिया और घाना, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नार्वे, यूएई और अभी यूएन में अस्थायी मेंबर के रूप में 10 मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। क्या होता है वीटो पावर और इसका इस्तेमाल कब किया जा सकता है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 सदस्यों को वीटो पावर मिला हुआ होता है। ये काफी अहम होता है कि सुरक्षा परिषद में बिना इन 5 देशों की रजामंदी के कोई भी प्रस्ताव पारित हो या लागू नहीं किया जा सकता है। 5 में से कोई एक सदस्य अगर यहाँ पर वीटो कर देता है तो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। पांचों के पांचों की सहमति होनी बहुत जरूरी है। 5 सदस्य देशों में यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, यह वीटो पावर का इस आधार पर ही दी गई है कि दुनिया में इन 5 बड़ी शक्तियों में से एक की असहमति होने पर शांति और सुरक्षा के मुद्दे को सुरक्षा परिषद को प्रस्ताव कर लेगी। इसीलिए सच्चे अर्थों में अगर हम कहें तो जमीनी तौर पर कानून नहीं कर पाएगी। इस तरह से कानून की पालना नहीं हो पाएगी और भारत, जापान, ब्राजील जैसे कई देश जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य यानी वीटो पावर की मांग कर रहे हैं, पूर्व से ही यहाँ पर मांग छिड़ी हुई है। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 सदस्यों का दबदबा है, जो मैंने आपको बताया, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो है 5 सदस्य ऐसे हैं और यहाँ पर 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। स्थायी मेंबर के लिए हर वर्ष 2 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन वोटिंग की पावर सिर्फ 5 स्थायी मेंबर्स को ही होती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काम कैसे करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा की सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रति लगाने वाले बल का उपयोग करता है। मतलब सैंक्शंस जो लगाए जाते हैं वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लगाता है। आर्थिक रूप से लगाए, चाहे इस इकोनॉमिक लगाए, चाहे सिक्योरिटी के रूप में लगाए या फिर किसी भी तरह से देशों के संबंधों को आपस में देखा जाता है तो सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू ही देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता हर वर्ष अल्फाबेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही होती है। ये मैंने आपको यहाँ पर पहले बता ही दिया। अगर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कब और कैसे बुलाई जाती है? सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो होती है ये मसले को लेकर किसी देश की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग कर सकता है। अगर किसी देश में अस्थिरता चल रही है या कोई मसला सामने आ रहा है तो वहां पर आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को बुलाया जाए। इसके बाद में सदस्य क्या होते हैं, देश को यह तय करते हैं कि बैठक बुलाई जाए या नहीं बुलाई जाए। इसके बाद में सदस्य तय करते हैं कि बैठक बुलानी होगी या नहीं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी मामले को लेकर 2 तरह की मीटिंगें यहाँ पर बुलाई जाती है। पहली होती है ओपन डिबेट और दूसरी होती है क्लोज्ड डोर मीटिंग। 2 मीटिंग होती है, एक तो ओपन डिबेट जिसमें सभी भाग लेते हैं और एक क्लोज डोर होती है जिनके अंदर कुछ चुनिंदा देश भी भाग लेते हैं। क्लोज डोर मीटिंग के अंदर अगर हम देखें तो सामान्य बैठक की तरह होती है, लेकिन आम लोगों के लिए ये बैठक नहीं होती है। ये सिर्फ 5 मेंबर्स जो हैं पावरफुल वीटो उन्हीं को मिलती है। मीडिया के लोग यहाँ पर इस मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं, इसका रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हालांकि
बल्कि यह एक आधिकारिक बयान के रूप में जारी की जाती है। वहीं ओपन डिबेट जो होती है वो 15 मेंबर्स जो हैं वो शामिल होते हैं और इस मीटिंग को मीडिया के सामने भी या मीडिया भी इसमें भाग ले सकती है। ये जो बयानबाजी होती है वो वहाँ पर साफ-साफ तौर पर देखा जाती है। रूस के खिलाफ अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग बुलाई जाए तो आपातकाल की बैठक में क्या हो सकता है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 प्रांत लुहांस और डेनोस्ट्र डेनोस्ट्रक जो है वो स्वतंत्र देश घोषित कर दिए गए हैं। इनका सबसे पहले समर्थन ही रूस ने ही किया है। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखेंगे या फिर अदर वेबसाइट्स पर अपडेट्स जो हो रहे हैं उसके अंदर एकमात्र कंट्री जो इनका समर्थन करती है किसी भी देश के प्रति अगर हम देखें तो अगर भारत आज एक कंट्री है तो उसके लिए काफ़ी देशों ने हमारा सहमति जताई है उसके ऊपर कि हम एक देश के प्रति रिपब्लिक देश हैं या फिर कम्युनिस्ट देश हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि कुछ देश अपनी सहमति जताते हैं तो उसके बाद ही वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है। इस तरह से मिलती है तो ये बात यहाँ पर कही जाएगी इन दोनों देशों को। सबसे पहले रशिया ने यहाँ पर क्या दे दी है अपनी सहमति दे दी है। यूक्रेन के विद्रोह में कब्जा कर लिया है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकाल मीटिंग बुलाई है। रूस अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या है अध्यक्ष है और डिबेट जो बताई गई मैंने अमेरिका के आग्रह पर स्वीकार कर लिया गया है इस डिबेट को, ठीक है ना। हालांकि अमेरिका फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जरिए रूस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि स्थायी मेंबर होने के चलते रूस के पास वीटो पावर है। देशों के पास में देशों के खिलाफ रूस के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किया जा रहा है संभावना नहीं है कि उसे पारित किया जाएगा। इसका कारण यह भी है कि ऐसी किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ रूस वीटो कर देगा। वीटो करने के स्थायी में वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। जब तक आपके पास में पावर है आप उसे प्रस्ताव पारित नहीं। वहीं चीन भले ही मीडिया में डिप्लोमेटिक बयान जारी कर रूस और यूक्रेन की बातचीत की सलाह दी है लेकिन चीन भी ओपन डिबेट के दौरान किसी भी प्रस्ताव पर रूस के साथ नहीं दे रूस का ही साथ देगा। अगर रूस और इनकी मित्रता इतनी अच्छी है कि भले ही ओपन डोर में उन्होंने कुछ भी बात कही हो पर बैक बैक चैनल से उनकी बातें आपस में सहमति है। रूस और यूक्रेन का विवाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भारत ने क्या कहा है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का सब शुरू से ही स्टांस जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है। ना तो वो पक्षधर की बात करता है ना विपक्ष की बात करता है। वह न्यूट्रली सीधी बात यहाँ पर रखी है। कूटनीतिक बातचीत में समर्थन मुद्दे को यहाँ पर यही कहा गया है कि बातचीत से मुद्दा हल किया जाए, कूटनीतिक नीतियों से उसके बात को हल किया जाए। तो यूक्रेन संकट पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने मंगलवार को सभी पक्षों के सामने इस मामले में संयम बरतने की बात बताई है। और यूएन में भारत ने स्थायी सदस्य जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं टीएस तिरुमूर्ति जो हैं उन्होंने कहा है कि भारत यूक्रेन के संबंध में घटनाओं पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर समाधान सिर्फ कूटनीतिक बातचीत से होगा। यू टर्न ले लिया है भारत ने भी। और हालांकि बहुत ही अच्छी मित्रता है भारत की रूस के साथ में। जब भारत एक अकेला देश खड़ा था तो सबसे पहले रशिया ने ही भारत का साथ दिया था। तो पूर्व संबंधों को भी देखते हुए भारत न्यूट्रल ही स्टैंड लेगा। यहाँ पर भारत की एक विदेश नीति ही रही है जहाँ पर वह अग्रेशन और इसका सहारा नहीं लेते हैं और कूटनीतिक बात यहाँ पर कही गई है। टीएस मूर्ति ने यह भी कहा है कि इन हाल ही के दिनों में संबंधित पक्षों में तनाव कम करने के लिए जो भी पहल की है उस पर सोचने की आवश्यकता है। ये भारत की तरफ से स्टांस है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अलग-अलग रूप से अगर खिलाफ कोई भी कदम उठाएंगे तो क्या हो सकता है ये कदम तो यूक्रेन रूस की ओर से यूक्रेन के 2 प्रांत जो यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्व घोषित किए हैं। पश्चिमी देशों ने यहाँ पर काफ़ी तीखी तर्ज की प्रक्रियाएं दी है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उन्होंने इसके खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। ब्रिटेन रूस के 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगा रहा है। 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर उनका फंड्स जो होगा उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। हालांकि इस बार ज़्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है पर अगर कहा जाए एक बड़ा अगर आपको है तो पेमेंट सिस्टम जो होता है अगर उसके ऊपर रशिया का रोक लगा दी जाएगी तो मैं समझता हूँ यहाँ पर सबसे बड़ा परिवर्तन वहाँ से आ सकता है। क्योंकि जब आपका ट्रांजिशन ही नहीं हो पाएगा स्वाइप सिस्टम जिसे कहते हैं उसके अगर ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोक लगाता है तो रशिया को फर्क पड़ेगा। बाकी बजायदा रशिया खुद आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंड है, उसको कोई भी प्रतिबंध यहाँ पर प्रभावित नहीं करेगा। पर आम जनजीवन में यहाँ पर प्रभावित होने वाले दूसरे देशों पर प्रभाव डाला जाएगा। जब रशिया का अगर ऐसे सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो दर्जनों देश भूखमरी की ओर आएंगे क्योंकि अनाज का एक बड़ा जो पार्ट है वो हम रशिया के यूक्रेन से ही पूरे देश को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग होती है तो इस तबाही का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा। किसी भी मुल्क में महंगाई बढ़ेगी, कई लोगों की थाली में 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो सकती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि रूस दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है
जो विभिन्न देशों को सप्लाई करता है और यूक्रेन इस मामले में 5वें स्थान पर आता है। ऐसे में आज के भास्कर की न्यूज की डेप्थ में जानते हैं कि रूस और यूक्रेन दुनिया में कितनी फीसदी गेहूं एक्सपोर्ट करता है, जंग के हालात में किन देशों को दो वक्त की रोटी का जुटाना मुश्किल हो सकता है, जंग होती है तो दूसरे देशों पर इसका क्या असर और किस क्षेत्र में पड़ेगा। रूस और यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं एक्सपोर्टर देश है, दोनों ही। गेहूं दुनिया के मक्के के बाद सबसे ज़्यादा पैदा किया जाने वाला अनाज है। रूस और यूक्रेन दोनों इस अनाज की पैदावार में सबसे आगे हैं। रूस 18% ज़्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन इस मामले में 5वें स्थान पर है। सिर्फ ये दो देश दुनिया भर में 25.4% गेहूं का एक्सपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोगों को, विभिन्न देशों को किया करते हैं। अगर देखें तो किन किन देशों में सबसे ज़्यादा रूस और यूक्रेन का यहाँ पर किया जाने वाला गेहूं एक्सपोर्ट है, तो मिस्र को सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाए। ये 1 से 2 से वरीयता देते हुए यहाँ पर पूरी लिस्ट आपके सामने लिखी है कि मिस्र जो है वो पहला देश है, जहाँ पर रूस जो है 18.99 हज़ार करोड़ रुपए की यहाँ पर जो करता है गेहूं को एक्सपोर्ट, और यूक्रेन यहाँ पर 5.10 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। अगर टर्की का यहाँ पर देखें तो 10.43 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है रशिया, और यूक्रेन जो करता है टर्की को 1.45 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। इंडोनेशिया को यहाँ पर रशिया जो है वो नील के बराबर यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, पर यूक्रेन यहाँ पर 4.49 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ यहाँ पर रुपए के यहाँ पर गेहूं, और बांग्लादेश यहाँ पर सबसे लिस्ट में तीसरे नंबर पर आया, चौथे नंबर पर आया है। तो देखिएगा बांग्लादेश में भी गेहूं जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, और दूसरा आ रहा है यूक्रेन से, यहाँ पर नील के बराबर है। तो रशिया से 3.91 करोड़ रुपए का यहाँ पर गेहूं जो है, और यहाँ पर 5th स्थान पर नाइजीरिया। ये सभी देखिएगा एक टर्की को छोड़ के, मिस्र को छोड़ के देखिएगा सभी छोटे छोटे देश जो हैं, यमन, ट्यूनेशिया, थाईलैंड, ये सारे देश क्या हैं, अभी भी निर्भर हैं किस पे, रशिया और यूक्रेन पर। तो ये एक बड़ा स्थिति से देखा जाए तो कुछ ऐसे छोटे देश जो हैं वो तबाही की ओर चले जाएंगे अगर इस तरह का एक्सपोर्ट युद्ध के दौरान रोक दिया जाएगा या फिर बहुत ही कम मात्रा में किया जाएगा। तो अब इस तरह की परिस्थितियों में देश भर में भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। दुनिया भर में गेहूं निर्यात करने वाले टॉप 10 देश कौन हैं? 1980 के दशक में अमेरिका से एक्सपोर्टर होने वाले कुल गेहूं का 2/3 हिस्सा रूस पहुंचता था। 1985 में सोवियत संघ यूएसएसआर ने रिकॉर्ड 5.5 हजार करोड़ किलो गेहूं दूसरे देशों से खरीदा। अब समय बदल गया है। आज रूस दुनिया का टॉप गेहूं एक्सपोर्टर बन गया है। 2001 में रूस 1% गेहूं निर्यात करता था और 2019 में आंकड़ा बढ़कर दुनिया के कुल गेहूं एक्सपोर्टर का 18% हो गया है। गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के टॉप 10 देश जो है, रूस सबसे ज़्यादा है 60.70%, अमेरिका उसके बाद नंबर 2 पर है 51.75, कनाडा है 44.52% और नेक्स्ट आता है कजाकिस्तान 7 पॉइंट लास्ट में 45% पर। इस तरह से ये देशों का आंकड़ा है। यूरोप में ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है यूक्रेन, यानी सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक देश होने के कारण इसको ब्रेड बास्केट के नाम दिया गया है। गेहूं उपज के मामले में यूक्रेन आज जिस मुकाम पर पहुंचा उस सफलता के पीछे एक बेहद दर्दनाक कहानी है। कहानी यह है कि दरअसल में 1932 में यूक्रेन समेत यूएसएसआर के बड़े हिस्से में अकाल पड़ गया था और उस अकाल में यूक्रेन के लोग भूख से मर गए और इस समस्या को निपटने के लिए जोसेफ स्टालिन ने यूक्रेन में गेहूं उत्पादन पर सबसे ज़्यादा बल दिया। परिणाम ये हुआ कि आज यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश गेहूं निर्यातक है। दुनिया में कुल गेहूं की बिक्री का 7% हिस्सा यूक्रेन से ही सेल होता है। यही वजह है यूक्रेन को यूरोपीय देशों की ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। और यूक्रेन ने कुल जमीन का 71% हिस्सा उपजाऊ है और उस उपजाऊ हिस्से पर ही गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। यही नहीं, देश के ज़्यादातर हिस्से में काली मिट्टी और काली मिट्टी में पाई जाने वाली उर्वर सत्ता के कारण गेहूं की उपज के लिए सही होती है। इसका फायदा यूक्रेन उठाता है। जंग की स्थिति में अगर सप्लाई प्रभावित होती तो क्या ऑप्शन होगा, यानी ये जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है विश्व में, तो उस समय हमारे पास में क्या स्थिति या ऑप्शन होंगे दोनों देशों के बीच। अच्छा, जंग की स्थिति दुनिया भर में महंगाई बढ़ाने के अलावा सबसे पहला कारण होगा कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा विकल्प ये नजर आता है कि इसकी वजह साफ है, युद्ध होने पर दोनों देशों से होने वाली 25% से ज़्यादा गेहूं का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, रुक जाएगा। और इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट प्रभावित होने की वजह से दुनिया के देश अमेरिका, कनाडा, फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, यानी दूसरे देशों से गेहूं की जो है आयात करना पड़ेगा।
नाटो देशों के सदस्य होने के नाते अमेरिका और रूस जैसे देश भी इस जंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सा लेंगे। ऐसे में काला सागर दूसरे मार्गों से इन देशों में होने वाले एक्सपोर्टर इंपोर्ट को रूस रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि आने जाने का रास्ता जो है वही है, इसलिए उसको भी रोका जाएगा। ऐसे वक्त में दो वक्त की रोटी दुनिया के लिए और गरीब देशों के लिए ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, जर्मनी जैसे देशों पर निर्भर हो जाएंगे। जंग की स्थिति में गेहूं का निर्यात रोके जाने पर भारत का क्या रोल रहेगा, यानी भारत की स्थिति क्या रहेगी। अहम रोल होने के कारण 2019 में भारत ने वैश्विक बाजार में 411 करोड़ रुपए का गेहूं बेचा और 2019 में भारत ने 2,17,354 मैट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया था। कई पड़ोसी देश जो रूस या यूक्रेन से गेहूं मंगाते थे, वे अब भारत से गेहूं का इम्पोर्ट कर रहे हैं। भारत के गेहूं की मांग पिछले कुछ सालों में वृद्धि हो गई है और जंग की स्थिति में भारत, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों को गेहूं देकर अपनी मजबूत स्थिति का परिचय दे सकता है। इसके साथ ही भारत के पास दो अवसर उत्पन्न होंगे। पहला, भारत गेहूं महंगे दामों पर निर्यात कर अपने खजाने को भर सकता है। दूसरा, भारत गरीब देशों को जैसे नेपाल, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, सोमालिया, कोरिया को उचित कीमत पर भी गेहूं बेचकर वहां महंगाई और भूख से लड़ने वाले लोगों की दो वक्त की रोटी प्रदान कर सकता है। सिर्फ गेहूं ही नहीं, और भी कई चीजें ऐसी है जिस पे एक्सपोर्ट पर विश्व के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। रूस और यूक्रेन दोनों अगर बिजनेस के लिहाज से दुनिया भर के देशों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं और दोनों देश गेहूं को छोड़कर भी बाकी कई दूसरी चीजों पर एक्सपोर्ट पर काफी आगे हैं। आइए देखें किन चीजों के निर्यात में रूस और यूक्रेन आगे हैं। रूस में गेहूं का निर्यात देश के कुल एक्सपोर्ट का 2% भूमिका निभाता है। इसके अलावा रूस क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, कोयला, सोना, हथियार बेचने में काफी आगे है, जबकि रूस की आमदनी का जरिया क्रूड ही है। रूस दुनिया भर में सालाना में 30.32 लाख करोड़ रुपए का सामान निर्यात करता है। रूस सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस यूरोप भेजता है। ऐसे में जंग के हालात अगर उत्पन्न होते हैं तो न सिर्फ यूरोप के देशों के बीच ईंधन की आपूर्ति भी कम हो जाएगी, बल्कि रूस के लिए भी इतने बड़े पैमाने पर ईंधन बेचना और मुश्किल हो जाएगा। रूस इन 5 चीजों के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा आगे बताया जा रहा है। क्रूड ऑयल 30.3%, रिफाइंड पेट्रोलियम 16.3%, पेट्रोलियम गैस 6.46%, कोयला 4.33% और गेहूं 2%। रूस किन देशों में सबसे ज्यादा सामान को बेचता है? सबसे पहले चाइना को देता है 14.3%, नीदरलैंड 10.3%, बेलारूस 5%, जर्मनी 4.6% और इटली 4.1% है। यूक्रेन रूस की तरह ही यूक्रेन भी गेहूं के अलावा कई दूसरी चीजों का एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन साल में कुल एक्सपोर्ट का 6.27% गेहूं बेचता है। रूस इससे ज्यादा मक्का 9.64% दुनिया के दूसरे देशों को बेचता है। इसके साथ ही यूक्रेन के कुल एक्सपोर्ट में लोहे अयस्क की हिस्सेदारी 6.79% है। दोनों देशों में अगर जंग छिड़ता है तो भारत या दुनिया के दूसरे देशों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। दुनिया के कच्चे तेल के उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी 13% है और यूक्रेन से लड़ाई की सूरत में रूस से कच्चे तेल का उत्पादन सप्लाई बाधित होगी और दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे। फरवरी में कच्चे तेल की कीमत $95 प्रति बैरल के साथ 2014 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। रूस और यूक्रेन जंग से कच्चे तेल की कीमतों और बढ़ने की आशंका है। इसका असर भारत पर भी पड़ना तय है, निश्चित है। नेचुरल गैस सप्लाई में रूस की हिस्सेदारी 40% है और रूस की गैस सप्लाई 1/3 हिस्सा रूस से आता है, जिनमें ज्यादातर गैस पाइपलाइन यूक्रेन से गुजरती है और यूक्रेन के साथ युद्ध की स्थिति में सप्लाई चेन प्रभावित निश्चित रूप से होगी और इसे यूरोप और बाकी देशों में गैस में महंगी मिलेगी और यूक्रेन में महंगाई बढ़ी तो कई सामानों की कीमतों में भारत में भी वृद्धि हो सकती है। दुनिया की अनाज की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा काला सागर से आवागमन होता है और जिसकी सीमा रूस और यूक्रेन दोनों से लगती है। कई देशों में खाने की सामान की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। सऊदी अरब के बाद भारत के दुनिया के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। पिछले 5 सालों में भारत ने सबसे ज्यादा रूस के हथियारों को निर्यात किया है। भारत आज भी कुल हथियारों का 49% रूस से ही खरीदता है। ऐसे में यूक्रेन और रूस के बीच अगर युद्ध होता है तो हथियारों के बाजार पर भी असर पड़ना तय है और इसमें हथियारों की कीमत में भी वृद्धि हो सकती है। तो ये आपने यहाँ पर पूरा
हमने आपको यूक्रेन के बारे में और रशिया के बारे में जो आने वाले समय में किस परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है उसके बारे में डिस्कशन किया। यूरोप क्या करना चाह रहा है आप सभी को यहाँ पर पता लग ही रहा है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि यहाँ पर यूरोप जिस तरह रशिया जो है जिस तरह की चढ़ाई आगे आने वाले समय में करने वाला है उससे स्थिति सुधरेगी नहीं। उस स्थिति में कुछ परिवर्तन होना अवश्य है, क्योंकि रशिया जो था पहले एक पूरा सोवियत संघ के रूप में पहले जिस तरह से रिप्रेजेंट करता था, तो अभी वही मानसिकता पूर्व वाली वापस लाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह का अमेरिका का शांतिपूर्वक व्यवहार दिखाया जा रहा है वो व्यवहार माननीय नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पर आप किसी के सामने नहीं खड़े होंगे तो वह आपकी ताकत का उपयोग कर रहा है। तो रशिया यहाँ पर इसी ताकत का उपयोग कर रहा है। जिस तरह से जो बाइडन जिस तरह से अपना स्टैंड दिखा रहे हैं, अगर इस तरह से ब्रिटेन जिस तरह से दिखा रहा है, अगर उस तरह से अगर स्टैंड दिखाएं, अपनी सेनाएं भेजें, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि यूक्रेन की सहायता की जा सकती है। पर आने वाले समय में ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा होती नजर नहीं आ रही है। सभी देशों द्वारा जब अफगानिस्तान का क्राइसिस हुआ था तब भी सभी देशों ने मान्यता नहीं दी, पर सामने आकर खुलकर कोई नहीं बोल रहा था। उसी तरह से आज यही परिस्थितियां यूक्रेन के साथ भी पैदा हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पर